नमस्कार, सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बिहार के बारे में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसको लेकर अभी अपनी मुट्ठी नहीं खोली है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से इसको लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं। कोई चुनाव चाहता है, कोई चुनाव नहीं चाहता है, कोई चुनाव एकदम नहीं चाहता है। जो एकदम नहीं चुनाव चाहता है और खुले तौर पर जो ऐलान कर चुका है, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं और इस नाते भी बिहार में एक चर्चा तेज हो गई है कि इस बार चुनाव नहीं होंगे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने की एक संभावना देखी जा रही है। राजनीतिक पंडित इसका आकलन कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी समय है। पिछली बार जब पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 के चुनाव में चुनाव आयोग ने सितंबर के पहले हफ्ते में या उसके 1-2 दिनों बाद चुनाव का ऐलान किया था। इस नाते उम्मीद ये की जा रही है कि चुनाव आयोग की ओर से अगर चुनाव को लेकर कोई फैसला करना होगा, कोई घोषणा करनी होगी, तो इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के पहले हफ्ते में इसका ऐलान हो जाएगा। हालांकि इस बीच बिहार में चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। किसकी क्या राजनीति है, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। ऊपरी तौर पर लग सकता है आपको कि बिहार में सिर्फ 2 पक्षों के बीच में चुनाव होना है, नीतीश कुमार और एनडीए, और दूसरा तेजस्वी यादव और उनका महागठबंधन। लेकिन एक तीसरा पहलू भी है बिहार में, जो चुनाव में मुख्य धारा में आने के लिए बिहार में कुछ खास करने के लिए बेचैन है। उनकी क्या स्थिति है, यानी 3 पक्ष बिहार में किस तरह से अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं, उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनडीए की। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के अलावा एलजेपी एक बड़ा घटक है। एलजेपी अभी नाराज चल रहा है। एलजेपी यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस वक्त नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और इसको लेकर एक चर्चा ये शुरू हो गई है कि चिराग पासवान एनडीए से क्विट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें हैं। इसको ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में अधिक सीटें चाहते हैं हिस्से में। एनडीए में जो चुनाव लड़ने के लिए उनको जो सीटें ऑफर की जाएं वो पिछली बार के मुकाबले कुछ ज़्यादा सीटें हों, इसके लिए वो दबाव बना रहे हैं और उसी दबाव की रणनीति के तौर पर वो नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बहुत कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं जिससे एनडीए में बहुत बड़ा कोई खटास बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार से वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जेडीयू भी एलजेपी को लेकर बहुत ही हमलावर है, तीखा है, जो भी कह सकते हैं आप। राजनीति में जिस तरीके का एक आभास देने की कोशिश होती है, तो जितना भी गंभीर हमला हो सकता है दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है कालिदास, सूरदास, और ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारी मीडिया में आ चुकी हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। मैं मोटे तौर पर ये बात करना चाहता हूँ कि अगर एनडीए बचता है, यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच साझेदारी बन के और एनडीए चुनाव में जाता है, तो वो किस तरह से लाभ अपना देख रहा है। जेडीयू की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी है कि विपक्ष इस वक्त कमज़ोर है। दूसरी बात, उनको लगता है नीतीश कुमार का चेहरा है और पिछले 15 साल का कार्यकाल है जिसमें विकास के काम हुए हैं। विकास बिहार में जिस तरीके से, जिस रफ्तार से चलती रही है, उसके मुकाबले ये माना जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में विकास की गति थोड़ी तेज रही है। सड़कें बनी हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, लड़कियों को साइकिल मिली है, शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, कई क्षेत्रों में थोड़े थोड़े काम हुए हैं। लेकिन उस काम से मिलकर विकास और सुशासन की जो तस्वीर बनी है बिहार में, उसके आधार पर जीत तब तक मुमकिन है जब तक कि विपक्ष कमज़ोर है। अगर विपक्ष के पास मुद्दा हो, विपक्ष के पास नेता हो, तब ये सारे सत्ता पक्ष के ये सारे जो प्लस पॉइंट हैं ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। सृजन घोटाला सामने आया है, चावल घोटाला सामने आया है, इस वक्त भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पुल के अप्रोच रोड लगातार ढह रहे हैं बाढ़ की वजह से। कहा जा रहा है कि सरकार का पक्ष ये है कि ये सब बाढ़ का पानी नहीं झेल पा रहे, बाढ़ का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, इसीलिए ये सारे लिंक जो है बहते जा रहे हैं। तो बहुत तरह की कहानियाँ हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का सारा जोर इस बात पे है कि उससे बेहतर प्रशासन, उससे बेहतर शासन, उससे बेहतर चेहरा विपक्ष के पास नहीं है। इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस ये है कि वह चुनाव में 20 है। और मीडिया में भी इसी तरह का एक आकलन बनाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए वहाँ मजबूत है।
हालांकि देखा जाए तो एनडीए इस वक्त जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है बिहार में, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का वहाँ पे बुरा हाल है और जो खुलकर सामने आ रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में कितनी कमज़ोर है, सड़कें जो बनाई गई थी वो किस तरह कमज़ोर हैं, किस कदर कमज़ोर हैं, तो ये सारी कमज़ोरी सरकार की निकलकर सामने आ रही है। और इससे भी ज़्यादा सरकार का कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन सरकार लोगों के बीच में अभी जा नहीं रही है, जो विपक्ष का एक प्लस पॉइंट है कि विपक्ष अभी लोगों के बीच में पहुंच चुका है। भले ही वो डिजिटल मोड में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन लोगों से संपर्क उसने तेज़ी से शुरू कर दिया है। मैं विपक्ष की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सत्ता पक्ष की बात और कर दूं। सत्ता पक्ष को एक और प्लस पॉइंट माना जा रहा है 15 साल के सुशासन और नीतीश कुमार का चेहरा के अलावा कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो ज़्यादा बाकी विपक्ष के मुकाबले मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसकी मौजूदगी अच्छी है, उसका कनेक्शन अच्छा है, कार्यकर्ताओं के साथ उसने संवाद बनाए रखा है। जेडीयू ने भी ये संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाया है, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में एक संवाद, एक पुल बनाने की कोशिश की है। तो इस नाते जेडीयू वहाँ पे अपने आप को मजबूत बता रही है, मजबूत मान रही है। अब हम बात करते हैं, अगर एलजेपी के साथ उनका साझेदारी टूटी तो क्या होगा। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए का साथ छोड़ के निकल जाती है, तो वैसी स्थिति में जो नीचे का वोट है, निचले तबके का वोट है, जो सबसे कमज़ोर तबके का वोट है, वो कैसे एनडीए के पाले में आएगा। उसके लिए नीतीश की रणनीति ये है, या एनडीए की रणनीति कह सकते हैं, कि वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो इस वक्त उस पाले में दिखाई दे रही है, विपक्ष के पाले में दिखाई दे रही है, उनके साथ एक संवाद का सिलसिला शुरू किया गया है। और मुमकिन है कि अगर एलजेपी एनडीए का साथ छोड़े तो उसकी कमी पूर्ति करने के लिए हम जो है एनडीए के साथ हो जाएगा और उसको कुछ सीटें मिल जाएगी। यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी अब एनडीए के साथ हो जाएगी। तो ये इनका एक पॉलिटिकल कम्बिनेशन इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एनडीए की बात। अब मैं बात करूंगा यूपीए की, या कह सकते हैं कि आरजेडी के नेतृत्व में वहाँ जो विपक्ष का अलायंस है, जो पिछली बार महागठबंधन के नाम से था, हालांकि उस महागठबंधन में पिछली बार जेडीयू शामिल था और इस नाते वो एक बहुत मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। अब नीतीश कुमार का मुकाबला करने के लिए यूपीए ने जो, या कह सकते हैं कि आरजेडी ने जो रणनीति बनाई है, वो ये कि उनके साथ कुछ ऐसे दल आ गए हैं जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजेडी के साथ सबसे विश्वस्त भरोसेमंद साथी के तौर पर कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस को इसका एक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू के साथ जब अलायंस हुआ था तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीटों के बंटवारे में आरजेडी ने अपने पास अधिक सीटें रखी थी और जेडीयू को उससे कुछ कम सीटें मिली थी। अब चूंकि पिछली बार उस पार्टनरशिप में कांग्रेस शामिल थी तो वो कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। अब अगर चूंकि जेडीयू उस महागठबंधन से बाहर है तो कांग्रेस को ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि उसको थोड़ी ज़्यादा सीटें मिल सकती है, इसलिए वो मुतमईन है, वो आश्वस्त है कि उसे आरजेडी के साथ जाना है और उसे आरजेडी के साथ जाने में एक राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा है कि वह आरजेडी के बाद एक बड़ा पार्टनर के तौर पर यूपीए में या जो भी महागठबंधन बनेगा उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी। आरजेडी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, ये दो बड़े पार्टनर मिलकर ये एक अलायंस बनेगा। और भी किसी को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जब चुनाव करीब आएगा तो ये एडजस्टमेंट सामने आएगा। लेकिन इस वक्त उनका एक मोटे तौर पर ये एक है कि गठबंधन इस तरीके से काम करेगा और इस तरीके से एक जातीय आधार पर उनका एक ज़मीन पर कुछ मजबूती दिखाई देगी। एक और बात है, तेजस्वी यादव इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं प्रदेश में। चूँकि बाढ़ का कहर है बिहार में, कोरोना का असर तो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, तो वो कोरोना के खिलाफ सरकार पर हमलावर हैं और बाढ़ को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नाते उनको लगता है कि लोगों का समर्थन उनको हासिल होगा, क्योंकि वो ज़मीन पर जा रहे हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में निकल जाते हैं और वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और नीतीश सरकार पर हमला करते हैं कि वो बाढ़ के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये है तेजस्वी की प्लानिंग, और उसके साथ कांग्रेस अभी खुल के साथ में नहीं है।
अभी कांग्रेस ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस की सारी उम्मीदें इस बात से टिकी है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में एक मजबूत गठबंधन के तौर पे सत्ता पक्ष के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाएगी जिससे उसको कुछ लाभ मिल सकता है। तो ये है विपक्ष की रणनीति। और आखिर में एक जो तीसरा पहलू आ गया है बिहार में, वो है यशवंत सिन्हा, जो केंद्र में वित्त मंत्री रहे हैं, केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और अब वो बिहार की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और कई मसले उठा रहे हैं। बेटर बिहार की बात कर रहे हैं, बेटर बिहार यानी बेहतर बिहार वो कह रहे हैं और नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रहे हैं और वो जनता के बीच में जा रहे हैं। उनके साथ कुछ पुराने लीडर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कुछ सांसद जो हैं उनके साथ गले कंधे से कंधे मिलाकर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सांसद देवेंद्र यादव हैं, उनके साथ अरुण कुमार हैं, एक मंत्री बिहार में रहे हैं नागमणि उनके साथ हैं, नरेंद्र सिंह भी जो कृषि मंत्री रहे हैं बिहार में वो उनके साथ हैं, रेणु कुशवाहा, ये सारे उनके पार्टनर्स हैं और इनके जरिए बिहार में वो एक नया हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ में बहुत ही आक्रामक तेवर हैं उनके और कुछ भविष्य के बिहार की बातें कर रहे हैं। वो बाढ़ पर, कोरोना पर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी कुछ बातें कर रहे हैं और एक फैक्ट फाइल वो इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी हाल में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके जो बिहार के बारे में उनका आकलन है, बिहार में जो विकास को लेकर जो कमजोरियां हैं उसको लेकर उन्होंने राज्यपाल के सामने एक बड़ा प्रतिवेदन, एक बड़ी तस्वीर रखी है और उन्होंने मीडिया को भी ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी दी है। उन्होंने कुछ कहा भी है, मीडिया से बातचीत में कहा है ये मुद्दे गंभीर हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में वो मैं सुनवाना चाहता हूँ। उसको पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं और बात करता हूँ। खाली प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से बात कर लेना काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री को तो स्वयं आना चाहिए था कम से कम हवाई सर्वेक्षण करने के लिए बाढ़ का। वो तो अभी तक आए नहीं यहाँ पर। तो सब लोग डर के घर में दुबक के बैठे रहेंगे और बिहार की जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देंगे, तो ये कतई उचित नहीं है। और हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि पटना में बैठ के बयानबाजी करना राजनीति नहीं है। जो लोग पटने में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं ना, बिना स्पॉट पर गए, हम लोग तो वो जो पुल टूट गया था अप्रोच रोड, वहाँ पर भी गए देखने के लिए। तो हम लोग डर नहीं रहे, न पुलिस से डर रहे हैं, न कोरोना से डर रहे हैं। इस तरीके से यशवंत सिन्हा काफ़ी हमलावर हैं, उनके तेवर तीखे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव को लेकर तैयारियां देर से शुरू की हैं और जनता के बीच में किस तरह का असर होता है उनके मुहिम का, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और वो गांव-गांव जा रहे हैं और कुछ बड़े मसले उठा रहे हैं। वो बिहार में प्रति व्यक्ति आय का मसला उठा रहे हैं, बिहार में उद्योगों की कमजोरी का मसला उठा रहे हैं। यशवंत सिन्हा केंद्र में मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, तो जाहिर तौर पे वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हैंडल करते रहे हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इस नाते वो बिहार के हर एक पहलू पर लोगों से बात कर रहे हैं, आसान शब्दों में बात कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि लोगों को उनकी बात कितनी समझ में आती है या लोगों को उनके साथ जो लोग खड़े हैं इस पूरे मुहिम में उनको उन पर कितना वो भरोसा करते हैं, उन पर कितना एतबार करते हैं। इस नाते उनकी पॉलिटिक्स बिहार में इस बार 2020 में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता है, चुनाव आयोग अगर कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में चुनाव को टालता है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तब ये राजनीतिक हालात इसके बाद बदल जाएंगे। राष्ट्रपति शासन में केंद्र का दखल होगा, एक तरह से बीजेपी की सरकार का वहाँ पे महत्व होगा, जेडीयू हाशिए पे चली जाएगी और अगले 6 महीने में क्या परिस्थिति पैदा होगी, कैसे भारतीय जनता पार्टी कितना महत्व देगी जेडीयू को, ये डिपेंड करेगा कि कैसे फिर जेडीयू और बीजेपी का अलायंस बिहार में रहता है। क्योंकि इसको लेकर भी एक आकलन चल रहा है बिहार में कि अगर बिहार में केंद्र का दखल बढ़ता है तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें दुरुस्त करेंगी और अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से वहाँ पे काम करेगी और आखिरकार जब राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव की स्थिति बनेगी तब उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने घटक दलों के साथ बार्गेन करेगी। तो ये एक नई परिस्थिति बन सकती है उस समय तक, लेकिन अभी ये बिहार की हालत को लेकर यही विश्लेषण है। इस वीडियो में इतना ही।
आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।